हमारे YouTube चैनल PMCC एजुकेशन पॉइंट 2.0 में आप सभी क्लास 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं फिजिक्स का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, वे चुनिंदे फिजिक्स के प्रश्न जो सभी टीचर क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट समझते हैं, आज मैं वैसे ही 264 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के प्रश्नों को कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो को रोज़ एक बार देखें। अगर आप लोगों को ये सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका फिजिक्स से संबंधित ऑब्जेक्टिव का प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ आपको नई नई जानकारियाँ मेरे YouTube चैनल PMCC एजुकेशन पॉइंट 2.0 से मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठाकर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। हमारा पहला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है, पारदर्शी पदार्थ। दो प्रश्न कह रहा है, परावर्तन का कोण बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, यानी प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए कि दे रहा है ऑप्शन ए में केवल समतल दर्पण में, बी में कह रहा है केवल अवतल दर्पण में, सी में कह रहा है केवल उत्तल दर्पण में, डी में कह रहा है तीनों प्रकार के दर्पणों में। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों प्रकार के दर्पणों में। 4 नंबर कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण द्वारा, बी में कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा, सी में कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा, डी में कह रहा है इनमें सभी तीनों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, अवतल दर्पण द्वारा। प्रश्न 5 कह रहा, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? समतल दर्पण से, बी में कह रहा है अवतल दर्पण से, सी में कह रहा है समतल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों से, डी में कह रहा है उत्तल दर्पण से। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तल दर्पण से। प्रश्न 6 कह रहा है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? ऑप्शन ए में कह रहा है अवतल दर्पण, बी में कह रहा है उत्तल दर्पण, सी में कह रहा है ए और बी दोनों, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर मेरा ए सही है, अवतल दर्पण। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? ऑप्शन ए फोकस पर, बी में कह रहा है वक्रता केंद्र पर, सी में कह रहा है ध्रुव पर, डी में कह रहा है अनंत पर। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत पर। 8 नंबर प्रश्न का, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, दुगनी होती है, बी में कह रहा है आधी होती है, सी में कह रहा चौथाई होती है, डी में कह रहा है बराबर होती है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, आधी होती है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी कि बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन ए वास्तविक और बड़ा होगा, कि बी में वास्तविक और छोटा होगा, सी में वास्तविक और बड़ा, आभासी और बड़ा, डी में कह रहा आभासी और छोटा। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आभासी यानी कि काल्पनिक और बड़ा। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्तित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति ए नंबर कह रहा है वक्रता केंद्र पर, बी में कह रहा है वक्रता केंद्र से परे यानी कि दूर, सी में कह रहा है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, डी में कहा दर्पण ध्रुव और उसके फोकस के बीच। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, दर्पण और ध्रुव और फोकस के बीच। 11 नंबर प्रश्न का है, मोटर के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, बी में कह रहा है उत्तल दर्पण, सी में कह रहा है अवतल दर्पण, डी में कह रहा है एक पतला लेंस। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सी में कह रहा है सीधा और उल्टा भी, सीधा भी और उल्टा भी, डी में कहा इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, हमेशा उल्टा। प्रश्न 12 कह रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी और उल्टा भी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा, हमेशा उल्टा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है,
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए नंबर का काल्पनिक और उल्टा, बी में का काल्पनिक और सीधा, सी में का वास्तविक और उल्टा, डी में का वास्तविक और सीधा। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, काल्पनिक और उल्टा। 14 नंबर प्रश्न का एक उत्तल दर्पण एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण क्या हो सकता है? समतल, उत्तल, समतल अथवा उत्तल, डी में कह रहा है अवतल। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल अथवा उत्तल। 15 नंबर प्रश्न दे रहा है संबंध ए बराबर आर बटा 2 सत्य है। ऑप्शन दिया हो तो हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा, उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए ए बराबर आर बटा 2 सत्य है। 16 नंबर में चित्र में सही किरण आरेख रे डायग्राम को चुने, कौन सा सही है? वह सही उत्तर सी है, क्योंकि मुख्य अक्ष से समानांतर किरण कितनी भी जाती है तो हमेशा वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। 17 नंबर प्रश्न का एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है, यानी कि माइनस में। इसका अर्थ यह है कि ए में कह रहा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होगा, बी में कह रहा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा, सी में कह रहा सीधा है प्रतिबिंब, डी में कह रहा उल्टा होगा प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उल्टा होगा प्रतिबिंब माइनस से। 58 प्रश्न का सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, बी में कह रहा है अवतल, सी में समतल, डी में उत्तल और अवतल। हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा अवतल। 19वां प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में कौन से स्थान पर रखा जाता है? तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। 21 नंबर प्रश्न का जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, आत्मदीप्त वस्तु। 22 नंबर प्रश्न है प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। 23 नंबर प्रश्न है समतल दर्पण में कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। 24 नंबर प्रश्न प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है, सही उत्तर डी हो जाएगा, सभी परावर्तक सतह के लिए। मतलब समतल दर्पण के लिए भी सत्य है, अवतल दर्पण के लिए सत्य है, उत्तल दर्पण के भी सत्य है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। 25 नंबर प्रश्न परावर्तन के नियम से क्या होता है? आपतन कोण व परावर्तन कोण। हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी सही उत्तर ए हो जाएगा। 27 में कह रहा है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है, तो हमारा सही उत्तर बी, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? हमेशा सीधा होता है, तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। 29 नंबर कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से बनता है, याद रखिएगा, सही उत्तर ए हो जाएगा। 30 नंबर का 5 सेंटीमीटर ऊंचा बीम अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है, दर्पण से बीम की दूरी वक्रता केंद्र से त्रिज्या के बराबर है, बने वास्तविक प्रतिबिंब ऊंचाई होगी, इसको बनाना पड़ेगा। सही उत्तर इसमें 5.0 यानी कि 5 सेंटीमीटर है। 31 नंबर का परावर्तक सतह की सूक्ष्म दर्शीय संरचना यदि समरूप न हो तो कैसा परावर्तन होगा? ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है नियमित, अनियमित, विसरित, परावर्तन ही नहीं होगा, तो सही उत्तर सी हो जाएगा, विसरित। 32 का रहा प्रश्न विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है, नहीं होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है, परावर्तन ही नहीं होता है, सही उत्तर ए, मतलब कि होता है। 33 नंबर का समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर 0, सही उत्तर सी हो जाएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन 1 के बराबर होता है। 34 नंबर का क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर कहना कठिन है, डी में कह रहा परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा नहीं। 35 का रहा क्वेश्चन समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो सही उत्तर आभासी होगी। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है उत्तल दर्पण परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाए, समानांतर हो जाती है। 37 नंबर प्रश्न गोलीय दर्पण परावर्तन के नियम का पालन यानी कि होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 38 में कह रहा है अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, ऑप्शन नंबर ए सही, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। 39 नंबर प्रश्न है, कह रहा है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? समतल में, अवतल में, उत्तल में, समतल उत्तल में, तो सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा, समतल में भी सीधा बनता है आभासी और उत्तल में भी। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब
नहीं बन सकता। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल तथा अवतल दर्पण सभी दर्पणों में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। सही उत्तर ए, समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक बनते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? ध्रुव के, फोकस के, वक्रता केंद्र के किसी भी नियत बिंदु यानी ध्रुव से मापते हैं। सही उत्तर ए हो जाएगा। 42 नंबर, गोलीय दर्पण में यदि दर्पण के फोकस से बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरियों को एक्स तथा वाई में व्यक्त किया जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही। 43 नंबर का, दाढ़ी बनाने के लिए में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इम्पोर्टेंट है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 44 नंबर कह रहा है, किसी भी दर्पण के लिए बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। डी में कह रहा है शून्य, क्योंकि दूरी वहीं से मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऋणात्मक होती है। 45 नंबर कह रहा है, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन होगा। ऑप्शन ए एम बराबर 0 होगा, यानी का आवर्धन 0 होगा। 46 नंबर कह रहा है, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है, क्या होती है? दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं होती है। सही उत्तर सी हो जाएगा। 47 नंबर, यदि कोई खिलौना किसी समतल दर्पण की ओर से 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा हो तो उसका प्रतिबिंब खिलौना की ओर किस चाल से आता हुआ दिखेगा? सही उत्तर सी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। 48 नंबर कह रहा है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, अपवर्तित करता है, परावर्तित या अपवर्तित करे। सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, परावर्तित। वस्तु से जो प्रकाश लौट कर आता है वही हम देखते हैं। 49 नंबर कह रहा है, हम प्रकाश की सहायता से पिंडों को देखते हैं, प्रकाश को नहीं। यह कथन सत्य है, असत्य है कि सत्य है? आंशिक सत्य है, आंशिक असत्य है, यानी सही उत्तर भी सत्य है। 50 नंबर कह रहा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार दोगुना हो जाएगा यदि निम्नलिखित भौतिक राशि को दोगुना कर दिया जाए। सही उत्तर होगा डी, इनमें किसी विधि से दोगुना नहीं होगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण यानी फोकस दूरी एफ में बने प्रतिबिंब का आवर्धन 1 है तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है एफ के बराबर, 2f के बराबर, 2f से अधिक, 2f से कम। सही उत्तर बी हो जाएगा, 2f के बराबर। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अपना बी सही होगा, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। 53 नंबर कह रहा है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। सही उत्तर डी हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह, ऑप्शन दिया हुआ है, सही उत्तर हो जाएगा बी, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। 55 नंबर प्रश्न का, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण? ऑप्शन ए में दिया है, प्रकाश का परिवर्तन होता है, बी में प्रकाश का अपवर्तन होता है, सी में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, डी में इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 56, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। 57 प्रश्न कह रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। 58 कह रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है प्रिज्म के शीर्ष की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर। सी में कह रहा है, किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं है, डी में इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रिज्म के आधार की ओर। अब देखते हैं 59 नंबर का, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं फोकस, वक्रता केंद्र, प्रकाश केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिबिंब बिंदु। 60 कह रहा है, प्रश्न निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन दिया प्लास्टिक, बी में कह रहा है पानी, सी में कह रहा है मिट्टी, डी में कह रहा है कांच। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिट्टी। 61 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया है कांच की समतल पट्टी, बी में कह रहा है अवतल लेंस, सी में कह रहा है उत्तल लेंस, डी में कह इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस। 62 कह रहा है, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है, यदि आपतन का कोण I तथा अपवर्तन का कोण R हो तो sin I बटा sin R बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, n2 बटा n1 के। 63 क्वेश्चन का है, किसी द्रव में रखे हुए कांच के आयताकार स्लैब से
होकर किरणों के पथ गुजर रहे हैं, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? ऑप्शन दिया 1.4, 1.5, 1.6, 0। सही उत्तर बी हो जाएगा 1.5। उत्तल लेंस किनारों की ऑप्शन दिया हुआ है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। बी में कह रहा है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। सी में कह रहा है इसकी मोटाई सभी जगह समान होती है। डी में कह रहा है कोई सही नहीं है। सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। 65 का किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु यानी कि बिंब किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? हमारा सही उत्तर सी हो जाए, फोकस के दुगनी दूरी पर रखने पर। 66वां प्रश्न कह रहा है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। 67वां प्रश्न का एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होगी, इसको बनाना पड़ेगा। सही उत्तर सी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा -5 डायप्टर। 69 नंबर कह रहा है यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब। सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। 70 नंबर कह रहा है जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर से अधिक। 71 नंबर कह रहा है एक लेंस की क्षमता +5 डायप्टर है, यह होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 72 नंबर कह रहा है एक गोलीय दर्पण और पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है, तब। सही उत्तर ए हो जाएगा, दोनों ही उत्तल है। 73 नंबर कह रहा है किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त होगा? सही उत्तर डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 74 नंबर देख रहे हैं प्रश्न कह रहा है एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों की ही फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, दोनों ही संभवतः है। सही उत्तर ए हो जाएगा, अवतल। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है जब कोई बिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, फोकस पर। 76 नंबर कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब। सही उत्तर हो जाएगा बी, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। 77 नंबर कह रहा है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। सही उत्तर सी, उल्टा और बड़ा। मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में क्या होता है? कम होती है, तो इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 नंबर कह रहा है समान परिस्थितियों में प्रिज्म से गुजरने पर अधिक तरंग दैर्घ्य की प्रकाश किरण का विचलन कम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश किरण की अपेक्षा क्या होती है? कम होता है। सही उत्तर बी हो जाएगा। 80 नंबर का प्रकाश का महत्तम वेग कहाँ होता है? वायु में, निर्वात में, पानी में, शीशा में। सही उत्तर बी हो जाएगा, निर्वात में। 81 नंबर का माध्यम का अपवर्तनांक यदि ज़्यादा हो तो उसमें प्रकाश का वेग कम होगा कि ज़्यादा होगा? अपरिवर्तित रहेगा, अनिश्चित होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कम होगा। 82 नंबर कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग में अंतर के कारण पैदा होता है, यहाँ कथन। सही उत्तर ए हो जाएगा, सत्य है। 83 में कहा 6 फीट गहरे ताल को ऊपर से देखने पर ताल की गहराई प्रतीत होगी 6 फीट से ज़्यादा, 6 फीट से कम, 3 फीट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। 84 नंबर कह रहा है शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें। सही उत्तर हो जाएगा डी, विचलन नहीं होता पर पार्श्व विस्थापन होता है। 85 नंबर कह रहा है प्रिज्म पर आपतित किरणों के अपवर्तन से जो विचलन पैदा होता है उसका मान निर्भर करता है। सही उत्तर सी, प्रिज्म के कोण तथा अपवर्तनांक दोनों पर। 86 नंबर में कह रहा है जरकन तथा हीरा के अपवर्तनांक क्रमशः 1.923 तथा 2.4 एक साथ होते हैं, तराशने पर किसमें ज़्यादा चमक पैदा होगी? सही उत्तर भी हीरा में। 87 नंबर कह रहा है किसी तराशे गए रत्न की चमक को निर्धारित करने में मुख्य भूमिका होती है, किसका? मूल्य की। सही उत्तर ए हो जाएगा। 88 पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसे लगेगी? सही उत्तर ए, ज़्यादा।
89 का दो माध्यमों की सीमा पर यदि क्रांति कोण का मान 45 डिग्री हो तथा सघन माध्यम से आती किरणें 50 डिग्री पर आपतित हो तो क्या होगा? सही उत्तर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 90 नंबर का रहा प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की ऊर्जा का कितना भाग पहले वाले माध्यम परिवर्तित होता है? सही उत्तर डी, 100%। 91 नंबर का रहा मरीचिका के निर्माण का मूल कारण होता है? सही उत्तर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 92 नंबर का लेंस के दो सतहों से घिरा पारदर्शक माध्यम होता है, यह आवश्यक है कि कम से कम एक सतह वक्र हो। सही उत्तर सी हो जाएगा। 93 नंबर का प्रकाश को किसी बिंदु पर केंद्रित करना हो तो किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना चाहिए? उत्तल लेंस। सही उत्तर ए हो जाएगा। 94 नंबर का अवतल लेंस से अपवर्तित किरणें क्या होती है? किसी एक बिंदु से निकलती प्रतीत होती है। सही उत्तर सी हो जाएगा। 95 नंबर का केंद्र के प्रकाश लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरती किरणों में कितना विचलन पैदा होता है? सही उत्तर सी, डी हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न 96 देखते हैं। उत्तल लेंस में बिंब के आकार का प्रतिबिंब तब बनता है जब बिंब, सही उत्तर बी हो जाएगा, 2f पर हो। 97 का अवतल लेंस में बिंब के आकार का प्रतिबिंब तब बनता है जब बिंब, सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का डी, ऐसा संभव ही नहीं है। 98 का आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है किससे? केवल उत्तल लेंस में, केवल अवतल लेंस में। सी में कह रहा है दोनों में। डी में कह रहा है किसी लेंस में नहीं। सही उत्तर सी हो जाएगा कि दोनों लेंस में। 99 कह रहा है अवतल लेंस में यदि अपेक्षाकृत बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाना हो तो बिंब को लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, निकट। 100 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लेंस के आवर्धन का आंकिक मान होता है जहाँ संकेतों के प्रचलित अर्थ है। सही उत्तर सी हो जाएगा, m बराबर v बटा यू या h2/h1। m बराबर v बटा यू बराबर h2/h1। सही उत्तर सी हो जाएगा। 101 प्रश्न का है लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होने पर उसकी क्षमता क्या होगी? कम होगी। सही उत्तर बी। 102 कह रहा है पारदर्शी ग्लास प्लेट जिसके दोनों तल समतल तथा समानांतर हो की क्षमता क्या होगी? 0 होगी। सही उत्तर ए। 103 कह रहा है यदि पानी तथा हवा में प्रकाश का वेग समान होता तो क्या उनके संपर्क तल पर प्रकाश का अपवर्तन होता? सही उत्तर बी हो जाएगा, नहीं। 104 कह रहा है किसी वास्तविक प्रतिबिंब की पहचान क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब की पहचान क्या है? तो यह उल्टा होता है तथा पर्दे पर भी उतर सकता है। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। 105 प्रश्न कर रहे किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? सही उत्तर बी हो जाए, रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। 106 प्रश्न का नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र में किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। 107 प्रश्न का सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, लगभग कितना होती है? ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर होती है। 108 प्रश्न का सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, अनंत। सही उत्तर हो जाएगा डी, अनंत। 109 आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टिता, ज़्यादा दूरदर्शिता। सही उत्तर बी हो जाएगा, समंजन क्षमता कहते हैं। 110 विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? पुतली द्वारा, रेटिना, सिलियरी या पश्चिमावी पेशियाँ, डी में आइरिस या परितारी का सही उत्तर सी, सिलियरी या पश्चिमावी पेशियाँ द्वारा। 111 नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? सही उत्तर ए, निकट दृष्टि दोष। 112 प्रश्न किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष में। 113 प्रश्न का निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस में किया जाता है? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस। सही उत्तर बी, अपसारी लेंस। 114 का दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। सही उत्तर ए हो जाएगा। 115 प्रश्न का दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अभिसारी, अपसारी, अवतल, बाइफोकल। सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, अभिसारी। 116 नंबर प्रश्न का प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश का विभिन्न वर्णों यानी कि रंगों में विभाजित होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, सीधी रेखा में चलना। सही उत्तर सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण।
117 प्रश्न कर रहा है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? सही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 5 सतहों से घिरा रहता है। 118 प्रश्न कर श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है लाल, पीला, बैंगनी, हरा। सही उत्तर ए लाल। 119 नंबर का रहा प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी लाल। 120 प्रश्न का श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है तो वह कौन सा रंग होता है? सही उत्तर बैंगनी होता है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 121 नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? ज़्यादा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य। सही उत्तर सी हो जाए निकट दृष्टि दोष। 122 कह रहा है अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है उत्तल ताल, ताल मतलब लेंस होता है, अवतल ताल, बाइफोकल लेंस, सिलेंडरी लेंस। सही उत्तर डी सिलेंडरी लेंस। 123 का निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, तो इसका सही उत्तर समीप की वस्तु को अच्छी तरह देख सकता है। 124 नंबर का आंख व्यवहार करता है, कैसे व्यवहार करता है? ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। 125 में कह रहा है कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है कार्निया, लेंस, पुतली, आइरिस। सही उत्तर डी आइरिस। 126 प्रश्न कह रहा है मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? कार्निया द्वारा, लेंस द्वारा, पुतली द्वारा, आइरिस द्वारा। सही उत्तर सी हो जाएगा पुतली। 127 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कौन करता है? कार्निया, लेंस, कार्निया तथा लेंस दोनों में से कोई नहीं। सही उत्तर सी हो जाए कार्निया तथा लेंस दोनों। 128 प्रश्न का रेटिना पर बनते समय प्रतिबिंब को विद्युत संकेतों में कौन बदलता है? रेटिना, रॉड तथा कोन्स। सी में कर प्रकाश की तंत्रिकाएं, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर बी हो जाएगा रॉड तथा कोन्स। 129 नंबर प्रश्न कर मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी नियत होती है, यह कथन क्या है? असत्य है। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आँख जब पूरी तरह से तनाव रहित स्थिति में रहता है तो उसके लेंस की फोकस दूरी होती है, न्यूनतम होती है, महत्तम होती है, औसत, शून्य से अनंत के बीच कुछ भी। सही उत्तर बी हो जाएगी महत्तम होती है। 123 नंबर प्रश्न कर रहा है 131 नंबर प्रश्न कर दूर की वस्तु को देखते समय नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है, ऑप्शन दिया हुआ है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी महत्तम। 132 में कह रहा है उभरे कार्निया के कारण कौन सा दृष्टि दोष पैदा हो जाता है? निकट दृष्टि दोष पैदा होता है, सही उत्तर बी हो जाएगा। 133 का उत्तल लेंस के किस दृष्टि दोष का निवारण करता है? उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष का निवारण करता है? तो यह दूर दृष्टि दोष का निवारण करता है, सही उत्तर ए हो जाएगा। 134 नंबर कह रहा है डिफोक्सी लेंस किस दृष्टि दोष का निवारण करता है? यानी कि यह ज़्यादा दृष्टि दोष का निवारण करता है, तो सही उत्तर डी हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न कर प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है, क्या कहलाता है? परिक्षेपण कहलाता है, तो सही उत्तर सी हो जाएगा। 136 का प्रकाश का परिक्षेपण पैदा करने के लिए आवश्यक है कि उसमें क्या होना चाहिए? विचलन भी हो, सही उत्तर सी। 137 का मोर पंखी रंग में कौन रंग मिलाने पर श्वेत रंग का निर्माण होता है? लाल, पीला, हरा, नीला। सही उत्तर ए लाल। 138 में कह रहा है प्रकाश तरंगों का अभिलाक्षणिक नियतांक होता है, ए नंबर कह रहा है आवृत्ति, बी में कह रहा है तरंग दैर्घ्य, सी में कह रहा है वेग, डी में कह रहा है आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य दोनों। सही उत्तर ए हो जाएगा आवृत्ति। 139 कह रहा है इंद्रधनुष बनने में आवश्यक है कि सूर्य की किरणों में निम्नलिखित बातें हो, क्या? सही उत्तर हो जाएगा डी अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 140 कह रहा है इंद्रधनुष के चाप प्रेक्षक के सामने कितने झुकाव पर दिखते हैं? सही उत्तर सी हो जाएगा 40 डिग्री तथा 42 डिग्री के बीच। 141 कह रहा है इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? सही उत्तर हो जाएगा बैंगनी रंग का। 142 कह रहा है प्रकाश तरंगों के प्रकीर्णन में यदि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित हो तो प्रकीर्णन केंद्र क्या रहा होगा? सही उत्तर हो जाएगा सी परमाणु तथा छोटे छोटे अणु दोनों। 143 में बादल से प्रकाश के किस हिस्से का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? सही उत्तर हो जाएगा ए सारे तरंगों का समान। 144 का आसमान के रंग की व्याख्या कौन करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, तो सही उत्तर डी हो जाएगा। 145 में कह रहा है सूर्य प्रकाश के किस हिस्से को अवशोषित कर पानी गर्म हो जाता है? यानी अवरक्त तरंगों को। सही उत्तर ए हो जाएगा। 146 कह रहा है खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? बैंगनी का, लाल का, हरा का, पीला का। सही उत्तर बी लाल का।
147 वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन से कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, पूर्व में बताए गए सभी प्रभाव, यानी कि सूर्योदय से पूर्व सूर्य का दिखना, बी में कहा सूर्यास्त के बाद भी कुछ देर तक सूर्य का दिखना, सी में कहा तारों का टिमटिमाना। सही उत्तर हो जाएगा डी, पूर्व में बताए गए सभी प्रभाव। 148 का दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या होता है? दूर की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। तो सही उत्तर ए हो जाएगा। 149 नंबर का एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में किसका मापक है? तो सही उत्तर हो जाएगा विभवांतर, बी नंबर हो जाएगा। 150 का जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही उत्तर डी हो जाएगा। 151 कह रहा है विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे ही मात्रक होता है, एम्पियर होता है। सही उत्तर ए। 152 का प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक है, एम्पियर, ओम और वोल्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, ओम। 153 का जूल बटा कूलाम बराबर होता है, किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है। सही उत्तर बी। 154 में कह रहा है विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? एमीटर का गैल्वेनीकरण, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। तो सही उत्तर सी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। 155 का निम्नलिखित में से किस धन या ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता? किसमें नहीं होता धन और ऋण चिन्ह? तो बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध। सही उत्तर सी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। 156 का आर प्रतिरोध के तार के किसी टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर हो तो आर बटा आर डैश का अनुपात का मान होगा। तो सही उत्तर बी डी हो जाएगा, 1/25। 157 में कह रहा है 157 में जैसे निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो भी ऑप्शन में है ए नंबर वी आई, बी में है वी वी स्क्वायर बटा आर, सी में है आर आई स्क्वायर आर, डी में है आई आर स्क्वायर। सही उत्तर डी हो जाएगा, आई आर स्क्वायर। 158 में कह रहा है किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होते हैं? समानुपाती होती है, बी में का वर्ग के समानुपाती होती है, सी में का व्युत्क्रमानुपाती होती है, डी में का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सही उत्तर बी हो जाएगा, वर्ग के समानुपाती होती है। हमारा क्वेश्चन में 159 यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा आई समय टी तक प्रवाहित होती हो तो कार्य बल का होता है वी आई टी होता है। सही उत्तर डी हो जाएगा। 160 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उसमें बदल देता है क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा, परिभाषा है ये। 161 नंबर का विद्युत परिपथ की शक्ति होती है क्या? देखते हैं निम्न में से कौन सा है। तो सही उत्तर हमारा डी है, वी स्क्वायर बटा आर। 162 में किलोवाट घंटा मात्रक है धारा का समय का विद्युत ऊर्जा का विद्युत शक्ति का। सही उत्तर सी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा। 163 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? 1 जूल बटा सेकेंड, बी में कह रहा है वी इंटू ए यानी कि वोल्ट मीटर एम्पियर, ए स्क्वायर ओम, वी स्क्वायर ओम। तो सही उत्तर डी हो जाएगा, वी स्क्वायर ओम। 164 में कह रहा है विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है तांबा, टंगस्टन, सी में कह रहा है नाइक्रोम, डी में कह रहा है जस्ता। सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, नाइक्रोम। 165 का 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? इसको बनाना पड़ेगा। सही उत्तर होगा 100 वाट, ऑप्शन नंबर सी। 166 नंबर का 100 वाट का एक बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान यानी कि शक्ति दिया है, विभवांतर दिया है तो इसका प्रवाहित धारा का मान निकालना। तो सही उत्तर हो जाएगा बी यानी 0.4 एम्पियर। 167 में कह रहा है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट अनुपात 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति होगी। सही उत्तर डी हो जाए 25 वाट। 168 में कहा दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो सही उत्तर सी हो जाएगा 1:4। 169 का धारा मापने के यंत्र को कहते हैं मीटर, वोल्टामीटर, मोनोमीटर। तो सही उत्तर ए हो जाएगा एमीटर। 170 में कह रहा है विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? एमीटर से, थर्मामीटर, वोल्टामीटर। सही उत्तर सी हो जाएगा वोल्टमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं 171 निम्नलिखित पदार्थों में कौन
चालक है, चीनी मिट्टी, अभ्रक, कांच, एल्यूमिनियम। सही उत्तर सी हो जाएगा कांच। विभिन्न पदार्थों में कौन चालक है, यानी कि एल्यूमिनियम होगा। सही उत्तर डी होगा। 172 में कह रहा है किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम कब लागू होता है। सही उत्तर ए हो जाए जब चालक का ताप अचर रहता है। 173 कह रहा है ए और बी दोनों दो प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध किया जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन में दिया ए से अधिक, बी से अधिक, दोनों के योग के बराबर। डी में कर प्रत्येक से कम होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा प्रत्येक से कम। 174 का पिंड ए से इलेक्ट्रॉन पिंड बी पर हस्तांतरित होते हैं तो ए पर धन आवेश तथा बी पर ऋण आवेश पैदा होता है, यह कथन। सही उत्तर हो जाएगा ए, सत्य है। 175 में कर आवेश के एक क्वांटम का मान होता है। सही उत्तर सी हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। 176 में कर एक कूलम्ब आवेश पैदा करने में यदि n इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित करना पड़ता हो तो n का मान होगा। सही उत्तर हो ए ऑप्शन ए में दिया 6×10⁻18, बी में कह रहा है 1.6 × 10⁻19, सी में कह रहा है 1/1.6 × 10⁻19, डी में कह रहा है ए तथा सी दोनों। तो सही उत्तर है ए तथा सी दोनों। 177 में कह रहा है क्यों कूलम्ब के आवेश पर विभव यदि भी हो तो आवेश में सन्निहित विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान होगा। सही उत्तर हो जाएगा ए, क्यों गुणे भी। 178 का इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में होता है तो सही उत्तर बी हो जाएगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। 179 कह रहा है सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है, प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा के परिमाण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, विद्युतवाहक बल। 180 कहता है न्यूनतम प्रतिरोध वाला पदार्थ है। सही उत्तर हो जाएगा चांदी। 181 में कह रहा है कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि होती है तो सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁴। 182 में कह रहा है विद्युत वाहक बल वाला एक सेल एक परिपथ में लगाने में भी विभवांतर का एप्सिलॉन दिया है, आई धारा प्रवाहित करता है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। सही उत्तर डी हो जाएगा आर बराबर एप्सिलॉन माइनस भी बटा में टी, आई होगा एप्सिलॉन माइनस भी बटा में आई। 183 में कहा 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोधक संयोजन से प्राप्त हो सकने वाले प्रतिरोध होंगे। सही उत्तर हो जाएगा बी 5 ओम तथा 6/5 ओम। 184 में कहा यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ में बहती धारा का मान क्या होगा। सही उत्तर होगा लगभग 0 यानी कि डी। 185 में कह रहा 100 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को घरेलू परिपथ में लगाने से कौन ज़्यादा प्रकाश देगा। 100 वाट वाला 40 वाट वाला तो दोनों लगभग बराबर कहाँ नहीं जा सकता। सही उत्तर ए 100 वाट वाला। 186 कह रहा है 40 वाट का बल्ब कितने घंटे लगातार जले कि 1 यूनिट ऊर्जा खर्च हो जाए। ऑप्शन में 1 घंटा, 5 घंटा, 15 घंटा, 25 घंटा। सही उत्तर डी 25 घंटा। कह रहा है 187 में किसी उपस्कर का वाटेज। सही उत्तर है इसमें बी उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है। 188 में कहा 100 वाट तथा 40 वाट के बल्ब से किसके फिलामेंट का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। 100 वाट का 40 वाट का दोनों का बराबर उपलब्ध विभवांतर पर निर्भर करता है। सही उत्तर बी यानी कि 40 वाट का। 189 में कह रहा है यदि उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोधक के परिमाण के समानुपाती हो तो वे प्रतिरोध किस संयोजन में होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ए श्रेणी क्रम में। 190 कह रहा है यदि उत्पन्न ऊष्मा का मान प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती हो तो वह प्रतिरोधों का कैसा संयोजन होगा। श्रेणी क्रम संयोजन, समानांतर क्रम। सी में कहा श्रेणी तथा समानांतर क्रमों का मिश्रित संयोजन। डी में कह रहा है कोई भी संयोजन हो सकता है। सही उत्तर हो जाएगा बी समानांतर क्रम। 191 कह रहा है किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है। सही उत्तर हो जाएगा बी फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। 192वां प्रश्न देखते हैं किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन दिया 0 होता है, बी में कर इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सी में कर इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, डी में कर सभी बिंदुओं पर समान होता है। सही उत्तर हो जाएगा बी इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। 193 का निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। सही उत्तर हो जाएगा डी चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। 194 कह रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त
नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? धारा का, बी में कह रहा चुंबकीय क्षेत्र का, सी में कह रहा बल का, डी में कह इनमें से किसी का नहीं। सही उत्तर सी हो जाएगा, बल का। 195 का किसी पुटान का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, चाल, वेग, संवेग। सही उत्तर सी और डी दोनों हो जाएगा, यानी कि वेग भी हो जाएगा और संवेग भी। 196 में कह रहा है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दक्षिण की ओर, बी में कह रहा पूर्व की ओर, सी में कह अधोमुखी, डी में कह रहा ऊपरी मुखी। तो सही उत्तर डी हो जाएगा, ऊपरी मुखी। 197 का विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना मतलब सही उत्तर हो जाएगा सी। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। 198 का विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं? जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं कि एमीटर कहते हैं कि मीटर कहते हैं? सही उत्तर ए, जनित्र कहते हैं। 199 का वास्तव में विद्युत जनित्र, सही उत्तर हो जाएगा डी, ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। 209 प्रश्न कर रहा है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है धारा कुसुमीय प्रवाह को, बी में का चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, सी में कह रहा है प्रेरित चुंबकत्व पर, डी में कह रहा है प्रेरित विद्युत पर। सही उत्तर बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 201 प्रश्न कर रहा है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि सही उत्तर डी हो जाएगा, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। 202 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ऑप्शन है 2, बी में कह रहा 1, सी में कह रहा आधे, डी में कह रहा चौथाई। सही उत्तर हो जाएगा सी, आधे। 203 नंबर प्रश्न कह रहा है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? ऑप्शन में कह रहा है बहुत कम हो जाता है, बी में कह रहा है परिवर्तित नहीं होता है, सी में कह रहा है बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी में कह रहा निरंतर परिवर्तित होता है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 203 प्रश्न कर घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति यानी सप्लाई होती है। तो सही उत्तर सी हो जाए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। 204 नंबर प्रश्न का घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म तार, ठंडा तार और अर्थ यानी भूयोजित। इन तारों के रंगा होते हैं क्रमशः, रंग होते हैं क्रमशः। सही उत्तर सी हो जाएगा लाल, काला तथा हरा, यानी गर्म के लिए लाल होता है, ठंडा के लिए काला होता है, भूयोजित के लिए हरा होता है। 205 प्रश्न का स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, अर्थ तार में, डी में कभी ठंडे तार में तो कभी गर्म तार में। सही उत्तर बी हो जाएगा, गर्म तार में। 206 नंबर प्रश्न कर रहा है विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। सही उत्तर सी, लघुपतन और अतिभावन दोनों के कारण। 207 प्रश्न कर रहा है विद्युत फ्यूज आधारित है। सही उत्तर ए हो जाए धारा कुसुमीय प्रभाव पर। 208 प्रश्न कर रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है अर्थ तार में, उदासीन तार में, विधुन्मय तार में, ठंडा तार में। सही उत्तर सी हो जाए विधुन्मय तार में। 209 प्रश्न का किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति कराने का कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, बी में कहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, सी में कहा विद्युत चुंबक कहते हैं, डी में कहा इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ए हो जाएगा, ए में क्या कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 210 नंबर प्रश्न का मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है 20,000 ओम, 25,000 ओम, सी में कह रहा है 30,000 ओम, डी में कहा 35,000 ओम। सही उत्तर सी हो जाएगा 30,000 ओम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 211 नंबर प्रश्न कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। सही उत्तर सी हो जाएगा चालक पर बल उत्पन्न करती है। 212 प्रश्न का विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। सही उत्तर ए हो जाएगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। 213 नंबर प्रश्न दो समानांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को ए में प्रतिकर्षित करते हैं, बी में प्रभावित नहीं करती है, सी में उदासीन रहती है, डी में आकर्षित करती है। सही उत्तर ए हो जाएगा प्रतिकर्षित करती है। 214 प्रश्न का चुंबकीय अक्ष की लंबाई किसी दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई का कितना प्रतिशत होता है? सही उत्तर डी हो जाएगा 86%। 215 प्रश्न का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? उत्तर ध्रुव से, दक्षिण ध्रुव से, चुंबक मध्य से, दोनों ध्रुव से। सही उत्तर ए हो जाएगा उत्तर ध्रुव से निकलती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। 216 नंबर प्रश्न का चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किस राशि की दिशा को बताती है? ए में कर चुंबक की लंबाई, बी में कर चुंबकीय क्षेत्र, सी में कर चुंबकीय, डी में इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। 217 नंबर प्रश्न कर रहा है यदि एक धारावाही सीधे तार को दाएं हाथ में इस प्रकार
पकड़ने की कल्पना करें कि बाहर की ओर खींचा अंगूठा धारा की दिशा को निरूपित करे तो मुड़ी हुई अंगुलियां की दिशा में क्या होगा। ए में कर चुंबकीय क्षेत्र, बी में कर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, सी में कर दोनों ए तथा बी, डी में कर कुछ भी नहीं। सही उत्तर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 258वां प्रश्न का है एक वृत्ताकार कुंडली से प्रवाहित होती धारा के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। सही उत्तर ऑप्शन में कह रहा है कुंडली के तल के समानांतर, बी में कह अक्ष के अनु, सी कह रहा है धारा की दिशा के अनु, डी में कह इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी हो जाएगा अक्ष के अनु। 258वां प्रश्न कह रहा है 19 हो जाएगा। एक सीधे तार में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा सकेंद्री होंगी, उनकी दिशा बताएं। तो शिवावर्ती वामवर्ती दोनों में से कोई भी, डी में कर दोनों में से कोई नहीं। सही उत्तर बी हो जाएगा वामवर्ती। 218 202 बार 218 दे दिया है। 219 देखते हैं एक परिनालिका से प्रवाहित होती धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल बनाने के लिए क्या करनी चाहिए। सही उत्तर डी दिया है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। धारा का मान बढ़ाना चाहिए, बी में कर लपेटों की संख्या बढ़ानी चाहिए, सी में कर प्रति एकांक लंबाई में लपेटों की संख्या बढ़ानी चाहिए। सही उत्तर ए तथा डी सी दोनों हो जाएगा। 220 कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन है। स्टील, नरम लोहा, सी में कह कुबार, डी में कह रहा है स्टेनलेस स्टील। सही उत्तर बी हो जाए नरम लोहा। 221 में कह रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही एल्युमिनियम का छड़ रखा हो तो उस पर लगते बल की दिशा को किस नियम की सहायता से बतला सकते हैं। तो सही उत्तर ए हो जाएगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। 222 प्रश्न कर विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का सरल उपाय क्या है। सही उत्तर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नाल चुंबक को प्रबल रखना, बी में कह रहा है आर्मेचर में लपेटों की संख्या बढ़ाना, सी में कह रहा है बड़ी धारा प्रवाहित करना, डी में कह तीनों उपाय एक साथ करना, यानी कि सही उत्तर डी हो जाएगा। 223 नंबर कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा का मान निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता और, बी में का चुंबक की लंबाई पर, सी में का कुंडली की बनावट पर, डी में का कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की दर पर। सही उत्तर डी हो जाएगा। 224 नंबर का विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा किस नियम से बतलाई जा सकती है। ए में का मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, बी में का फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, सी में का फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, डी में का इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी हो जाएगा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। 225 नंबर प्रश्न का ताप शक्ति विद्युत संयंत्र में आर्मेचर को घूर्णित करने का काम कौन करता है। वाष्प, संपीड़ित गर्म हवा, सी में कर ए तथा बी दोनों, डी में का कोई नहीं। सही उत्तर सी हो जाए ए तथा बी दोनों। 226 में कहा जल शक्ति विद्युत संयंत्र में पानी के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ऊष्मा ऊर्जा, बी में कहा गतिज ऊर्जा, सी में स्थितिज ऊर्जा, डी में तीनों ऊर्जाओं को। सही उत्तर बी हो जाएगा गतिज ऊर्जा। 227 प्रश्न कर रहा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है। प्रत्यावर्ती धारा देश दोनों प्रकार की धारा आवश्यकता अनुसार। सही उत्तर ए हो जाए प्रत्यावर्ती धारा। 227 दो बार देती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 60 हो तो 1 सेकेंड में उसका मान कितनी बार महत्तम यानी धनात्मक या ऋणात्मक होगा। सही उत्तर बी 120 बार। प्रश्न नंबर 228 देखते हैं। 227 के बाद 228 देखते हैं हम लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू उपयोग के लिए जिस प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है उसकी आवृत्ति कितनी होती है। 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज। सही उत्तर बी हो जाएगा 60 हर्ट्ज। 229 का समय बदलने के साथ दिष्ट धारा में क्या बदल सकता है। परिमाण, कुछ भी नहीं। दिशा, परिमाण तथा दिशा दोनों। सही उत्तर हो जाएगा ए परिमाण। 230 नंबर का रहा है प्रश्न डिश धारा की वोल्टता को घटाने के लिए किस व्यवस्था का उपयोग करते हैं। ए नंबर का ट्रांसफार्मर, बी नंबर का विभव पतन, सी में कह रहा है यह घट ही नहीं सकता है, डी में कह रहा है ए तथा बी दोनों। सही उत्तर बी हो जाएगा विभव पतन। 231 नंबर प्रश्न कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरणों को कैसे समायोजित करते हैं। ऑप्शन दिया है किसी भी तरह से, बी में कह रहा श्रेणी क्रम में, सी में कहा समानांतर क्रम में, डी में कहा श्रेणी तथा समानांतर क्रम में के संयोजन में। सही उत्तर सी हो जाए समानांतर क्रम में। 232 कह रहा है विद्युत फ्यूज का गलनांक कैसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा, कम, डी सी में कह रहा है कुछ भी हो सकता है, डी में कह रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। सही उत्तर बी हो जाएगा कम। 233 में प्रश्न लघु पथ में परिपथ कुल प्रचुर कैसा हो जाता है। बहुत कम, बी में कहा बहुत ज़्यादा, सी में कहा अपरिवर्तित, डी में कहा अनिश्चित, ए में। सही उत्तर ए हो जाए बहुत कम। 234 में प्रश्न का लघु पथन में परिपथ से प्रभावित होने वाली धारा का परिमाण क्या होता है। डी में कह रहा है बहुत कम, बहुत ज़्यादा, अपरिवर्तित, डी में कहा अनिश्चित। सही उत्तर बी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। 235 प्रश्न का एक ही परिपथ में यदि ढेर सारे
उपकरण एक साथ लगा दिए जाएं तो क्या होगा। ए में कर लघु पतन, बी में कर अतिभान, सी में कर कुछ भी नहीं, डी में कर ए तथा बी दोनों। सही उत्तर हो जाए बी अतिभान। 236 नंबर कह रहा है सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता। ए में कर धूप वाले दिन में, बी में कर बादल वाले दिन में, सी में कर गर्म दिन में, डी में कर तूफानी दिन में। सही उत्तर हो जाए बी बादल वाले दिन में। 237 नंबर कह रहा है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। पेट्रोलियम, गोबर गैस, सी में नाभिकीय ऊर्जा, डी में कर कोयला। सही उत्तर सी हो जाए नाभिकीय ऊर्जा। 238 में ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं संचित सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा से अंत में नहीं प्राप्त किया गया है। ऑप्शन नंबर दे रहा है भूस्मीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीव द्रव्यमान ऊर्जा, डी में कर नाभिकीय ऊर्जा। सही उत्तर डी नाभिकीय ऊर्जा। 239 का निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक। सही उत्तर बी लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 240 का सौर पैनल बनाया जाता है अनेक। सही उत्तर हो जाएगा बी अनेक सौर सेलों को संयोजित कर। 241 का पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम क्या होनी चाहिए। 15 किलोमीटर पर घंटा, 150 किलोमीटर पर घंटा, 1.5 किलोमीटर पर घंटा, 1500 किलोमीटर पर घंटा। सही उत्तर ए 15 किलोमीटर पर घंटा। 242 का बॉक्स प्रकार के साथ कुकर के उसके ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या होता है। सही उत्तर है डी विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि को कम करने के लिए। 243 नंबर का निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। पेट्रो का, टर्बो का, नाइट्रो का, हाइड्रो का। सही उत्तर डी हाइड्रो का अर्थ जल होता है। 244 में बायोगैस संयंत्र का उत्पाद निम्न में से क्या है। ऑप्शन डी उर्वरक, बी में पौष्टिक भोजन, सी में अपमार्जक, डी में विषैला गैस। सही उत्तर हो जाएगा ए उर्वरक। 245 नंबर प्रश्न का निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। ऑप्शन है कार्बन, कांच, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। सही उत्तर हो जाएगा सी सिलिकॉन। 246 नंबर प्रश्न का सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है। श्वेत से, काला से, पीला से, लाल से। सही उत्तर हो जाए ए श्वेत। 247 नंबर का निम्न में से कौन जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, सी में कर नाभिकीय ऊर्जा, डी में कर कोयला। सही उत्तर हो जाएगा सी नाभिकीय ऊर्जा। 248 में कर ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है कैलोरी, जूल, ताप, न्यूटन। सही उत्तर हो जाएगा बी जूल। 249 में कर ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसको माना जाता है। कोयला, जल, सूर्य, परमाणु। सही उत्तर हो जाएगा सी सूर्य। 250 प्रश्न कर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है पवन, कोयला, जल, सूर्य। सही उत्तर बी हो जाएगा कोयला। 251 में का निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। ए नंबर में सीएनजी, बी में एलपीजी, सी में बायोगैस, डी में कोयला। सही उत्तर हो जाएगा सी बायोगैस। 232 में कह रहा है निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। यूएसए, बी में कह रहा है भारत, सी में कह रहा है जापान, डी में कह रहा है डेनमार्क। सही उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 253 में कह रहा है ईंधनों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। ए नाम का इंजन में उपयोग, बी में कह रहा है दहन, सी में कह रहा है विद्युत बनाना पड़ता है, डी में कह रहा है सीधे ऊर्जा मिल जाती है। सही उत्तर बी यानी कि दहन। 254 प्रश्न आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। मीथेन, ऑक्सीजन, कोई नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर सी कोई नहीं। 255 में कह रहे हैं आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाली ऊर्जा का मान होना चाहिए। ज़्यादा, कम, समुचित, कुछ भी हो सकता है। सही उत्तर ए हो जाएगा ज़्यादा। 256 प्रश्न कर रहा है पेट्रोलियम किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा, बी में कर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, सी में कह रहा है जिसका नवीनीकरण संभव न हो, डी में कह उपयुक्त तीनों तरह की ऊर्जा का स्रोत। सही उत्तर डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों तरह की ऊर्जा का स्रोत। 257 प्रश्न का तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग करते हैं। ए नंबर में जीवाश्म ईंधन, बी में जल शक्ति, सी में ज्वारीय ऊर्जा, डी में पवन ऊर्जा। सही उत्तर ए हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। 257 प्रश्न का नाभिकीय ऊर्जा में ऊर्जा स्रोत का क्या होता है। ए नंबर का गति ऊर्जा, बी में कह रहा है द्रव्यमान, सी में कहा स्थिति ऊर्जा, डी में कहा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी द्रव्यमान। 258 प्रश्न का यूरेनियम 235 के एक परमाणु के विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा का मान होता है कितना होता है। सही उत्तर हो जाएगा बी 921 मेगा वोल्ट। 259 प्रश्न कह रहा है नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में पेट्रोलियम, बी में प्राकृतिक गैस, सी में मीथेन गैस, डी में हाइड्रोजन गैस। सही उत्तर डी हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। 260 प्रश्न कर पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग कर
क्या करते हैं? पानी पंप चलाते हैं। बी में कह रहा है जनरेटर टरबाइन चलाते हैं। सी में कह रहा है पानी पंप तथा टरबाइन दोनों चला सकते हैं। डी में कह रहा है इनमें से कोई काम नहीं करते हैं। सी सही उत्तर सी हो जाएगा, पानी पंप तथा टरबाइन दोनों चला सकते हैं। 261 कह रहा है सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्म। सही उत्तर हो जाएगा बी, सौर ऊर्जा। 262वां प्रश्न कह रहा है सौर प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन दिया विद्युत ऊर्जा में, बी में कह रहा है प्रकाश ऊर्जा में, सी में कह रहा है ऊष्मा ऊर्जा में, डी में कह रहा है जनित्र चलाकर विद्युत ऊर्जा में। सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि विद्युत ऊर्जा में। 263वां प्रश्न कह रहा है भू ऊष्मीय पंप किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? ए नंबर में विद्युत ऊर्जा का, बी में नाभिकीय ऊर्जा का, सी में जल शक्ति ऊर्जा का, डी में भू ऊष्मीय ऊर्जा का। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, भू ऊष्मीय ऊर्जा का। 264वां प्रश्न कह रहा है रासायनिक कचरों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का संयंत्र बनाया जाना चाहिए? ए नंबर में कह रहा पवन चक्की, बी में कह रहा जल पंप, सी में कह रहा विद्युत जनित्र, डी में कहा बायोमास संयंत्र। सही उत्तर हो जाएगा डी, बायोमास संयंत्र। थैंक यू।